पिछले कुछ साल से दुनिया में संघर्ष जारी है और इन संघर्षों के बीच जहां से सबसे मजबूती से शांति और संयम बरतने की अपील हुई, वो आवाज भारत की रही। दुनिया में वैश्विक कूटनीति में जहां मेरा और हमारा की आवाज आती है, वहीं भारत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। भारत के लिए कोई देश छोटा नहीं, कोई देश बड़ा नहीं। भारत की विदेश नीति अग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव है। पिछले एक दशक में भारत ने बहुपक्षीय मंचों से शांति, सुरक्षा और स्थिरता का संदेश दिया है। कुछ इसी तरह की सोच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कानानास्किस पहुंचे। भारत G7 राष्ट्रों का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से वो विशेष आमंत्रित सदस्य यानी आउटरीच पार्टनर के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो उसकी बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा विषय पर सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा भविष्य की पीढ़ियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम इसे केवल अपनी प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि अपने देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी भी मानते हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के मूल सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए भारत ने समावेशी विकास का रास्ता तय किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की उस सोच को एक बार फिर से साझा किया, जिसमें ये माना जाता है कि विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसने समय से पहले अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज भारत के लगभग सभी घर बिजली से कनेक्टेड हैं। भारत की गिनती सबसे कम पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वाले देशों में है। विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होते हुए भी भारत पेरिस कमिटमेंट को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का लगभग 50% शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का है। प्रधानमंत्री ने टिकाऊ और हरित भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं और वैश्विक प्रयासों का जिक्र किया। हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर हैं। क्लीन एनर्जी के लिए हम ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, एथेनॉल बिल्डिंग पर भी जोर दे रहे हैं। हम विश्व के सभी देशों को ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, लाइफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी वैश्विक पहलों की शुरुआत की है। भारत बहुपक्षीय मंचों पर दुनिया के उन देशों की आवाज बना है जिनकी आवाज को कम सुना गया। इस दिशा में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत ने एक मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चितता और संघर्षों ने ग्लोबल साउथ के देशों पर बुरा प्रभाव डाला है और भारत ने वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाया है। एनर्जी ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ते हुए सभी देशों का साथ चलना आवश्यक है। मैं नहीं, हम की भावना से आगे बढ़ना होगा। दुर्भाग्यवश अनसर्टेनिटी और कॉन्फ्लिक्ट का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों को झेलना पड़ता है। तनाव चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, इस देशों पर फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फाइनेंशियल क्राइसिस का कहर सबसे पहले टूटता है। मैसेज, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी भी प्रभावित होते हैं। भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाना अपना दायित्व समझा है। हमारा मानना है कि किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड के रहते मानवता का सतत और समावेशी विकास संभव नहीं है। सुरक्षा चुनौतियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। एक और गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है आतंकवाद। आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाल ही में मैं भारत को एक क्रूर और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना करना पड़ा। 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला केवल पहलगाम
पर ही नहीं बल्कि हर भारतीय की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर भी सीधा आघात था। यह पूरी मानवता पर आघात था। आप सभी मित्रों ने जिन कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, संवेदनाएं प्रकट की हैं, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन और बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी देशों का विरोधी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता अनिवार्य है। भारत के पड़ोस में तो आतंकवाद का ब्रीडिंग ग्राउंड है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तविकता इसके उलट है। एक तरफ तो हम अपनी पसंद नापसंद के आधार पर भांति भांति के सैंक्शन लगाने में देर नहीं करते। दूसरी ओर जो देश खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें पुरस्कृत करते हैं। आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने रखे। इस कमरे में जो बैठे हैं उनसे मेरे कुछ गंभीर सवाल हैं। क्या हम आतंकवाद को लेकर गंभीर हैं या नहीं? क्या हमें आतंकवाद का मतलब सिर्फ तब समझ में आएगा जब वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देगा? क्या आतंकवाद फैलाने वालों को और आतंकवाद से पीड़ित को एक ही तराजू में रख देना चाहिए? क्या हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एक मजाक बनकर रह जाएंगे? यदि हमने आज मानवता के विरुद्ध खड़े इस आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कदम नहीं उठाए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। निजी हितों के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। भारत ने सदैव अपने हितों से ऊपर उठकर मानवता के हित में काम किया है। हम आगे भी सभी विषयों पर G7 के साथ अपनी संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी, AI और ऊर्जा के बीच संबंधों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। टेक्नोलॉजी, AI और एनर्जी के विषय में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। निसंदेह AI हर क्षेत्र में एफिशिएंसी और इनोवेशन बढ़ाने का बहुत ही प्रभावी माध्यम बन रहा है, लेकिन AI खुद एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। AI डाटा सेंटर्स के साथ एनर्जी की खपत और आज की टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोसाइटी की एनर्जी की ज़रूरतों को टिकाऊ तरीके से पूरा करने का अगर कोई उपाय है तो वह रिन्यूएबल एनर्जी है। अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल ऊर्जा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है। इसके लिए हम सोलर एनर्जी और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन पर जोर दे रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी डिमांड सेंटर्स को जोड़ने के लिए हम स्मार्ट ग्रिड्स, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सभी प्रयास ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर आधारित रहे हैं। AI जैसी टेक्नोलॉजी का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। भारत में हमारे सभी प्रयास ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर आधारित रहते हैं। हम मानते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। ग्लोबल साउथ में भी कोई अछूता न रहे। उदाहरण के तौर पर अगर हम AI पावर्ड वेदर प्रेडिक्शन ऐप बनाते हैं तो उसका लाभ मेरे देश के छोटे से गांव में रहने वाले किसान या मछुआरे को भी मिलता है। भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज ऐप भाषिणी बनाया गया है ताकि एक गांव का व्यक्ति भी विश्व की भाषाओं से जुड़कर वैश्विक संवाद का हिस्सा बन सके। हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामान्य लोगों को एम्पावर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखनी चाहिए। हर कोई AI के सामर्थ्य और उसकी उपयोगिता को स्वीकार करता है, लेकिन AI की शक्ति और क्षमता हमारी चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती यह है कि AI टूल्स मानवीय गरिमा और सामर्थ्य को बढ़ाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में मौजूद गुणवत्तापूर्ण और विविध डेटा जिम्मेदार AI के लिए महत्वपूर्ण है।
समृद्ध डेटा ही एक समावेशी, सक्षम और रिस्पॉन्सिबल एआई की गारंटी है। भारत की विविधता, बहुरंगी रहन सहन, भाषाएं और भौगोलिक विशालता समृद्ध डेटा का सबसे उत्तम और शक्तिशाली स्रोत है। ऐसे में भारत की विविधता की कसौटी से निकले एआई मॉडल पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भारत में हमने एक मजबूत डेटा एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाने पर जोर दिया है। साथ ही भारत के पास एक विशाल टैलेंट पूल है जो अपने स्किल, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यू से एआई में वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि एआई से संबंधित वैश्विक शासन के मुद्दों को संबोधित करना एआई की चिंताओं से निपटने और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एआई के विषय पर मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस पर काम करना होगा जो एआई से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए इनोवेशन को भी बढ़ावा दे। तभी हम इसे एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बना पाएंगे। दूसरा, एआई के युग में क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में करीबी सहयोगी बहुत आवश्यक है। हमें इनकी सप्लाई चेन्स को सुरक्षित और रिसिलाइंट बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में न करे। तीसरा, डीप फेक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। यह समाज में अराजकता फैला सकता है। इसलिए एआई जनरेटेड कंटेंट पर वाटर मार्किंग या स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी आधारित दुनिया के टिकाऊ भविष्य को साकार करने के लिए देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की जरूरत बताई। पिछली सदी में हमने ऊर्जा के लिए कंपटीशन देखा। इस सदी में हमें टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेशन करना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर आगे बढ़ना होगा, यानी पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। यह भारत का आह्वान है। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को अगले वर्ष भारत में होने जा रही एआई इम्पैक्ट समिट के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी देशों का एक समूह है। G7 की बैठकों में लिए गए निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है और ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख आवाज है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश वैश्विक समाधानों के लिए भारत का इनपुट चाहते हैं। भारत की भागीदारी से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान से मदद मिलती है। इन कारणों से भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान जिस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी थी, वो बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर कनाडा की धरती पर पहुंचे। कनाडा के कनानिस्किस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के इतर अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह एक देश में प्रधानमंत्री मोदी की पहली कनाडा यात्रा थी और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात थी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने और गहरा करने की मजबूत मंशा जताई। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। कनाडा में हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री कार्नी के पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली सीधी बातचीत थी।
इस बैठक ने दोनों पक्षों को भारत कनाडा संबंधों की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में स्पष्ट और खुले विचारों के साथ चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के आधार पर भारत कनाडा संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चिंताओं और संवेदनशीलताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंधों और बढ़ती आर्थिक पूरकताओं पर आधारित रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बारे में दोनों पक्ष संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए संतुलित और रचनात्मक कदम उठाने पर सहमत हुए। इसकी शुरुआत एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी के साथ होगी। From energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. दोनों नेताओं ने विश्वास बहाली और संबंधों में गति लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ मंत्री स्तरीय और कार्य स्तरीय संबंधों को फिर से शुरू करने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, LNG, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, उच्च शिक्षा, गतिशीलता और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने में अपनी साझा रुचि व्यक्त की। नेताओं ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते पर रुकी हुई वार्ता को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में आगे बढ़ने के लिए अपने अपने अधिकारियों को कार्य सौंपने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने माना कि G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और जलवायु कार्रवाई, समावेशी विकास और सतत विकास जैसी वैश्विक प्राथमिकताओं पर रचनात्मक रूप से मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंध का जिक्र करते हुए पारस्पर लाभ के लिए इस जीवंत सेतु का फायदा उठाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की और जल्द से जल्द फिर से मिलने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानिस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की। मई 2025 में मर्ज के चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने मर्ज को चुनाव में विजयी होने और चांसलर का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे पर जर्मन सरकार की संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर गति पर प्रसन्नता व्यक्त की और व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, हरित और सतत विकास साझेदारी, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा और मोबिलिटी के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत जर्मनी सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर दोनों पक्ष इसे और सुदृढ़ करने और विविधता लाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने माना कि आतंकवाद दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की कार्रवाइयों के लिए जर्मनी की एकजुटता और समर्थन के लिए चांसलर मर्ज को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानिस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मैक्सिको के राष्ट्रपति डॉक्टर क्लाउडिया शिनबाम पार्डो से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने मैक्सिको की राष्ट्रपति को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से भारत की लड़ाई में मैक्सिको के समर्थन के लिए राष्ट्रपति शिनबाम को धन्यवाद दिया। भारत और मैक्सिको के बीच दोस्ती के ऐतिहासिक रिश्तों पर जोर देते हुए दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्टार्टअप, नवाचार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऑटोमेटिव क्षेत्र में संबंधों को और बढ़ाने तथा लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में बढ़ते अवसरों पर चर्चा हुई, जहां भारत किफायती गुणवत्ता वाली दवाओं और अन्य फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की आपूर्ति और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा कृषि और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति शीनबाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों को सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। नेताओं ने दोनों पक्षों के थिंक टैंक समुदायों के बीच आगामी बैठकों और दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर भी ध्यान दिया, जो पर्यटन प्रवाह को भी बढ़ावा देगा। साझेदार देशों के रूप में नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में मेक्सिको की यात्रा को याद किया और राष्ट्रपति शीनबाम को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानिस्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानस्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानस्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानस्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानस्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक प्रौद्योगिकियों, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण, संस्कृति आदि क्षेत्रों में साझेदारी के माध्यम से सहयोग के नए रास्ते तलाश कर भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। आज भारत ग्लोबल मंचों पर एक महत्वपूर्ण देश है। भारत लगातार वैश्विक मंचों पर उन मुद्दों को उठा रहा है जिनका सरोकार मानवता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की कूटनीति एक अहम भूमिका निभा रही है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एक साथ रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, लोकतांत्रिक पश्चिम और ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और क्वाड के साथ संवाद कर सकता है। भारत की आवाज के अब बड़े मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को बेकार बना दिया। पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कहीं भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषय पर बातचीत नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों नेताओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की असली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।